हेलो एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जनरल क्योक्यू को थोड़े से पैसे खिलाकर उसको अपनी तरफ कर लिया गया है। अब वो चैंगली को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके आगे पूरी प्लानिंग आगे बढ़ रही है। पूरी जेल के ऊपर नजर रखा गया है कि क्या क्या यहाँ पे गतिविधियां चल रही है, कितनी सिक्योरिटी लगाई गई है। इसके अंदर सबके सब एक जगह पर इकट्ठा होता है। सेंगजी ने इस टाइम पर सारी कमर संभाल रखी है। सब कुछ सेंगजी बताया जाता है कि वहां पर कब ज्यादा सिक्योरिटी है, हम ऐसे ही वहां पर अटैक करके वहां पर जीत नहीं सकते हैं। ये फाइट कब तक खतरनाक हो जाएगी और हमारे कब सारे लोग मारे जाएंगे। हमें पूरी अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी हम किसी तरीके से मास्टर चैंगली को छुड़ा सकते हैं। सेंगजी कहता है और बाकी सारे काम क्या, कि तूने बाकी सारे काम ठीक से कर दिया। गुफी बोलता है हाँ, बाकी सारा काम ठीक से कर दिया गया है। जनरल क्योक्यू को थोड़े से पैसे खिलाकर उसको अपनी तरफ कर लिया है। अब वो किसी भी तरीके से मास्टर चैंगली के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके अलावा हमारे पास ये खबर भी आई है कि मास्टर चैंगली को सभी बाकी कैदियों से एकदम अलग रखा गया है, एकदम ही अलग प्रिज्म के अंदर, जिस वजह से बाकी कैदियों से भी उनको बिल्कुल भी खतरा नहीं है। हम केवल उनको छुड़ाने के लिए अंदर जा सकते हैं। उनको अकेले को छुड़ाकर हम वहीं से बाहर निकल जाएंगे, हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। सेंजी कहता है मुझे नहीं लगता ये आसान होने वाला है। उनको अलग से रखा गया है तो मतलब उनको ढूंढना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन कम से कम इस सब के अंदर एक चीज अच्छी हुई, जनरल क्योक्यू हमारे साइड में आ चुका है। उसको जेल के बारे में काफी कुछ पता होगा। वो चैंगली के कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। अब हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है, हम कुछ सोच सकते हैं। वैसे हमारे सामने एक समस्या है, हम ज्यादा पैसे को लेकर यहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे लेके आते तो सिक्योरिटी भी रोके जा सकते थे। इस वजह से हमारे पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं। तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं? गुफी कहता है कुछ खास नहीं, चल थोड़े ही। मुझे ऐसा लगता है हमें एक बार जेलर से बात करके देखनी चाहिए। अगर हम उसे थोड़े से पैसे खिलाएंगे तो वो भी हमारे साइड में आ सकता है और हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन बस एक छोटी सी दिक्कत है, अगर हमने यहाँ पैसे खर्च कर दिए तो कई और जगहों पर पैसों को बचाना पड़ेगा। ये सुनने के साथ में स्विंग खड़ी हो जाती है, अपने सर्वेंट से बोलती है चलो यहाँ चलते हैं, मुझे कुछ काम है। और इसी के साथ में दोनों चले जाते हैं। गुफी गुलवल्फ लेडी से बोलता है तुम इनके ऊपर नजर रखना, इनके ऊपर किस तरह खतरा आ सकता है, लेकिन हमें इन्हें बचाना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम सू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर सुइंग की मदर बैठी हुई है, जिसके सामने सुइंग खड़ी है। उससे पूछने लगती है बताओ तुम्हारे यहाँ पर कैसे आना हुआ? वैसे तुम्हें पता है ना हमारे बीच का रिलेशन ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैंने हमेशा अपनी मदर का काम को ठीक से करने की कोशिश की है। तुम्हें अपनी बेटी के काम को ठीक से करना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करती तो हमारे बीच का रिलेशन कब ज्यादा अच्छा हो सकता था। हम दोनों काफी अच्छे माँ बेटी हो सकते थे, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा किया नहीं। तुमने कभी भी मुझे मदर मारकर मेरे पास आने की कोशिश नहीं की, और मैंने भी कभी तुम्हें डॉक्टर मानकर तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं तो मदर हूं ना, मैं तुमसे ज्यादा ऊपर के लेवल पर हूँ, इसलिए तुम्हारे लेवल पर नहीं आ सकती। तुम्हें मेरे लेवल पर आना चाहिए था। सुइंग कहती है अगर आपकी बकवास बंद हो गई हो तो हम सीधे मेन पॉइंट पे आए। लीडी बोलती है हाँ बिल्कुल, बताओ बताओ तुम्हें क्या काम है, कहीं के लिए आई हो तुम? सुइंग कहती है बस मुझे एक ही काम है, मैं चाहती हूँ मेरे पास जितना भी सामान है, जितनी प्रॉपर्टी मेरे को सू फैमिली से मिलने वाली है, उसके बदले में मुझे पैसे दे दिए जाए। लेडी कहती है एक मिनट, प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? तुम्हें सू फैमिली से कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है। तुम्हारा किसी भी चीज के ऊपर 1% का भी अधिकार नहीं है। तुम्हारे फादर ने मरने से पहले तुम्हें सू फैमिली से बाहर निकाल दिया था, तो यानी इसका मतलब सू फैमिली किसी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा अधिकार सिद्ध नहीं होता है। सुइंग बोलती है तुम पूरी तरह झूठ बोल रही हो। मेरे फादर ने पूरी सू फैमिली की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरे हवाले की थी। उस सबके ऊपर मेरा अधिकार है, जिसके ऊपर तुम कब्जा करके बैठ गई हो। अभी फिलहाल तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत सिल्वर दे देती हो तो इसके बदले में अपनी प्रॉपर्टी का जितना भी हिस्सा है वो सबके साथ मैं ऑफिशियली तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। लीडी बोलती है अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पास जो इस टाइम पर रेस्टोरेंट है जिसको तुमने इतनी मेहनत से बनाया है, जिसको हमने बनाया था और तुम्हारे हवाले कर दिया था, वो भी सू फैमिली की प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है, तो तुम्हें वो भी हमारे हवाले करना पड़ेगा। स्विंग बोलती है ठीक है, मैं वो भी तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। लेडी बोलती है तो फिर बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? इसी के साथ इन दोनों की जो नेगोशिएशन शुरू हो जाता है। स्विंग पहले 10,000 बोलती है, लेकिन लेडी मना कर देती है। फिर 8,000 का ऑफर आता है और फिर 5,000 का, लेकिन लेडी ने दोनों के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर स्विंग फिर तिरमिला जाती है। वो चिल्ला के बोलती है क्या बकवास है ये, मेरे रेस्टोरेंट की कीमत इससे कही जाता है, और उसके लिए सारी प्रॉपर्टी जो कि मेरे कब्जे में है, जिसके ऊपर तुम अधिकार के लिए बैठी हुई हो, उसकी वैल्यू भी काफी ज्यादा है। वो सबके साथ तुम्हें मिलने वाला है, उसकी वैल्यू कम से कम 20 से 25,000 गोल्ड तो बैठेगी, और तुम मुझे केवल 5,000 सिल्वर देने में भी इतने तो नखरे दिखा रही हो। लेडी बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल दिखा रही हूँ। अगर यार बिजनेस की बात चल रही है तो सब कुछ बिजनेस के हिसाब से चलेगा। मैं तुम्हारे और मेरे बीच का रिलेशन नहीं देखूंगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में है उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 3,000 सिल्वर बैठ सकती है, उतने ही तुम्हें मिल पाएंगे। ये सुनकर स्विंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस टाइम बहुत ज्यादा मजबूर है। वो हाँ कह देती है। लेडी बोलती है मैं ऐसे तुम्हारी बातों को सुन के काम नहीं चलाऊंगी, तुम्हें पूरा एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना पड़ेगा कि सब कुछ मेरा हो चुका है, बाद में कभी भी तुम उसके अधिकार नहीं कर सकती हो। स्विंग कहती है ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इसी के साथ पूरा एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। स्विंग उसके ऊपर साइन कर देती है। लेडी की बोलती है 3,000 सिल्वर कोई छोटा अमाउंट नहीं है, तुम्हें 3,000 सिल्वर भिजवा दी जाएंगे, लेकिन मेरा एक आदमी द्वारा उसको लेके आ जाएगा, अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। सुइंग कहती है ठीक है, अभी फिलहाल तुम यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक बात तुझे ध्यान रखना, गॉड ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। अगर तुमने मेरे साथ में कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की, मेरे पास से पैसे ठीक तरह से नहीं पहुंचते हैं, या फिर उसके अंदर एक सिल्वर भी कम होता है, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गॉड तुम्हें जरूर से कोई इनकी सजा देंगे।
लेडी बोलती है गॉड मुझे सजा देंगे। गॉड मुझे नहीं तुम्हें सजा देंगे, जिसने एक बैंडिट के साथ शादी कर ली है और एक बैंडिट के लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। जो लोग बैंडिट के साथ मिल जाते हैं उनके ऊपर तो गॉड भी देखना बंद कर देते हैं, गॉड उनको अलग सजा देते हैं। इसके जवाब में फिलहाल स्विंग कुछ भी कहती नहीं है। लेडी दोबारा से स्विंग के ऊपर कोई तनास कसने की कोशिश करती है। वो उसे चिल्ला कहती है निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कभी भी यहाँ पर शक्ल मत दिखाना, और यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी है वो सबके सब मेरी है, किसी भी चीज के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे सारे अधिकार को मैंने खरीद लिया है। इसके बाद में इस लेडी का एक अलग गेम शुरू होता है। यहाँ सीधे ये सिटी लॉर्ड के रेजिडेंस पहुंच जाती है, मतलब वो जगह जहाँ पर लीफ विलेज का सिटी लॉर्ड रहता है। वो यहाँ पर इस लेडी को देखकर कहने लगता है मिस सू, अब यहाँ पर अभी हाल ही में आपके पति की डेथ हुई है, अभी इस तरीके से आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेडी बोलती है अभी हाल ही में मेरे ऊपर एक छोटी सी दिक्कत आ चुकी है, उस दिक्कत को सोल्व करने के लिए मुझे सिटी लॉर्ड के पास में आना पड़ा, क्या मेरी मदद कर सकता है? लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, बताओ क्या काम है। लेडी बताती है आपको बंदा चेंगली तो याद ही होगा ना, जिसको हाल ही में पकड़ा गया है। वो एक बहुत बड़े बैंडिट ग्रुप का लीडर है, उसने अभी छोटे से बैंडिट ग्रुप को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है। उस बंदे को हमने पकड़ तो लिया, लेकिन उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सब के सब लीफ विलेज के अंदर घुस आए हैं। वो जल्दी उसको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई हरकत करने वाला है। वही मेरे घर पर आकर मुझे कई परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कई सारी मुझे धमकियां दी है। उनको ऐसा लगता है उसके पकड़े जाने में मेरा भी हाथ है, इसलिए मुझे धमका रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ आप किसी भी तरीके से चेंग डेली को जल्दी से खत्म कर दे। एक बार अगर वो बंदा चेंगली खत्म हो जाता है तो उसके बाद में बाकी सारे बैंडिट्स जो किसी सपोर्ट में है वो सबके सब खत्म हो जाएंगे, उन सभी की आत्मा पूरी तरह टूट जाएगी, क्योंकि चेंगली वो बंदा है जिन्होंने उन सभी को साथ में ला रखा है और उसी की वजह से वो सारे अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर चेंगली नहीं होगा तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। सिटी लॉर्ड बोलता है अगर सच में ऐसी बात है तब तो उसको मुझे बिल्कुल भी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बंदा एक छोटे से माउंटेन विलेज को एक बहुत बड़े माउंटेन बैंडिट ग्रुप बना सकता है, जिससे कई सारी बड़ी बड़ी सिटी लड़ती है, तो इसका मतलब वो बंदा कितना खास होगा ये तो हम सोच ही सकते हैं। और इसके अलावा उसके साथ के लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसका मतलब हम उसको एक होस्टेज की तरह यूज कर सकते हैं और उन लोगों से भी जो चाहे वो करवा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको मारने से ज्यादा उसको जिंदा रखने में हमारा फायदा है। लेडी बोलती है आपकी सोच को मैं पूरी तरह सराहना करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ में आपके लिए कुछ लेके आई थी। मेरे पति ने मरने से पहले आपको कुछ देने के लिए कहा था, एक अनमोल तोहफा जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये एक बहुत ही स्पेशल डायमंड है, इसका नाम है लुमिनस पर्ल। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि ये मैं आपको सौंप दूं। लॉर्ड बोलता है कि सच में? इसका तो लुमिनस पर्ल है, वो तो बहुत ज्यादा कीमती होता है, मुझे एक बार उसे दिखाओ। लेडी बिल्कुल ऐसे करती है, वो बॉक्स को ओपन करती है। इसके अंदर एक गोल सा मोती होता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा है। इस देखने के साथ में लॉर्ड काफी खुश जाता है, वह बोलता है ये तो काफी शानदार है। सच में तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा शानदार था, उसने मरने के बाद भी मेरे ऊपर जो कर्जा था, मतलब मैंने उसको जो पैसे दिए थे उस कर्जे को याद रखा, उस कर्जे को चुकाने के बदले में ये मोती मुझे देने के बारे में सोचा। वो काफी शानदार है, मरने के बाद भी अपने कर्जे को ठीक तरह से चुका रहा है। ये कहते हुए धीरे धीरे करके इस लॉर्ड के हाथ इस मोती की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेडी बोलती है वैसे चेंगली को क्या, आप क्या करने वाले हैं अब? आपको ऐसा नहीं लगता वो दोस्त जो कि आपको इतना ध्यान रख रहा है, मरने के बाद में भी अपने कर्जे को ठीक तरह चुका रहा है, आपके लिए इतना शानदार गिफ्ट जिसने भिजवाया है उसके फैमिली के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। लॉर्ड इस टाइम तक इस मोती के अंदर पूरी तरह खो चुका होता है, वो इधर इसी होश में खुलता है। हाँ बिल्कुल तुम जैसे कह रही बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, चेंगली को मैं देख लूंगा। इसी समय लेडी उस टेस्ट को बंद कर देती है। लॉर्ड बोलता है तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है, तुमको और कुछ भी मांगना चाहती हो? लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल, मेरी छोटी सी इच्छा और है। तुम्हें पता तो होगा ही, मेरे पति के मरने से पहले उनकी एक और बेटी थी और मैं उसी बेटी की स्टेप मदर हूँ। मेरे पति ने अपना सब कुछ अपनी बेटी के हवाले कर दिया था, फॉर्चून उसे मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि उसको ये सब कुछ दिया जाए। अगर हमने सू फैमिली की सारी भागदौड़ उसके हवाले कर दी तो पूरी सू फैमिली को पूरी तरह नष्ट कर देगी, हमारा सारा फॉर्चून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए सब कुछ अपने पास में रखना चाहती हूँ, उसे कुछ भी नहीं देना चाहती। इसी वजह से मैंने हाल ही में सच में एक डील की है, जिसके अंदर मैंने उसमें लिखा है कि उसका सारा फॉर्चून सू फैमिली के रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ मेरी हो जाएगी। इसके बदले में मैं उसे 3000 सिल्वर कॉइंस दूंगी, जो कि जल्दी उसको जाने वाली हूँ। अपना एक आदमी भेजूंगी जो कि उसके बाद सारा सामान लेके जाएगा। लॉर्ड बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम ये सब कुछ कर रही हो, वैसे इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? लेडी बोलती है आप काफी कुछ कर सकते हैं, मैंने पूरी रिसिप्ट साइन करवा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है वो जल्दी दोबारा से मुझे पास से पैसे मांगने के लिए आ जाएगी। उस रिसिप्ट की मदद से मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। अगर उसने पैसे मांगने की कोशिश की तो मुझे दोबारा से तो पैसे देने पड़ेंगे और इस तरीके से उसका लालच बिल्कुल खत्म नहीं होगा। अभी तो मैंने उसे 3000 सिल्वर देने का वादा किया है, अगली बार वो 5 मांग सकती है और उसकी अगली बार 8 फिर 10, ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं उसकी मदर हूँ, उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसका लालच बिल्कुल भी खत्म होने वाला नहीं है। लॉर्ड बोलता है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, आजकल के बच्चे बहुत चालाक हो चुके हैं, अपने फादर का किस तरह से काटना है उसको अच्छी तरह से आता होगा। लेडी बोलती है बहुत अच्छे, आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है, अब आप इस मोती को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन तो लेडी इस बॉक्स को इस बंदे को पकड़ा देती है और फिर उससे कहती है अब आपको मेरी प्रॉब्लम का पता चल चुका है, तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने आगे नहीं आनी चाहिए, इसको किसी तरह सॉल्व कर दीजिए। लॉर्ड बोलता है ठीक है ये प्रॉब्लम भी मैं देख लूंगा, अब तुम पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें किसी भी तरह परेशान करने की कोशिश नहीं करेगी, और अगर फिर भी उसने आपको परेशान करने की कोशिश की तो आप मेरे पास में आ जाना या फिर उसको मेरे पास से भेज देना, आगे सब कुछ मैं देख लूंगा। इसी के साथ ही लेडी यहाँ पर जिस काम से आई थी वो काम भी कंप्लीट हो जाता है, उसने दोनों काम कर दिया है केवल एक मोती के बदले में। इसके बाद दोबारा से अपने घर लौट जाती है। स्विंग इस टाइम पर वहां पर गेट के ऊपर नॉक कर रही होती है, वो चिल्ला चिल्ला कह रही होती है मेरे पैसे मेरे हवाले करो,
वहां पर अंदर से एक बंदा बैठा होता है जो कि उससे कहता है तुम एकदम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। स्विंग कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारे लीडर के साथ मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे मेरे पास में 3000 सेलो भिजवाने थे और अभी तक मेरे पास में नहीं आए, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब वो पीछे नहीं हट सकती। तभी वो बंदा गेट को जोर से बंद कर देता है और आगे चिल्लाता बोलता है हम तुम्हारे साथ में कोई बात करना नहीं चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो जाओ सिटी लॉर्ड से बात करो, हमसे बात करना कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस तरीके से जब स्विंग के सामने पहला रास्ता बन जाता है तो दूसरा रास्ते की तो बढ़ती है, मतलब सिटी लॉर्ड के पास में। लेकिन सिटी लॉर्ड भी उसको मुंह पे मना कर देता है, वो उससे कहता है तुम इस टाइम पर एक छोटी बच्ची हो, दूसरी बात तुम एक लड़की हो, तीसरी बात तुमने बैंडिट के साथ में हाथ मिला रखा है, और इस तीसरी बात के साथ में तुम्हारे सारे अधिकार जो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर थे वो तुमसे छीन लिए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है अगर तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दी गई तो तुम इस सारी प्रॉपर्टी उन बैंडिट्स के हवाले कर दोगी जो कि बाद में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसी वजह से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह सीज किया जाता है। अब तुम्हारा किसी भी चीज के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, वो 3000 सिल्वर कॉइन्स जो कि तुम्हें दिए जाने थे वो भी अब तुम्हें नहीं मिलने वाले। तुम्हें अब इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि तुम्हारे पास में अब कुछ भी नहीं है, तुम्हारा रेस्टोरेंट तुमने छीन चुका है, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन चुकी है, इसके बदले में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम उस पैसे को इधर उधर वेस्ट कर दोगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ और इस पैसे को भूल जाओ। इसी के साथ में स्विंग पूल तो उदास हो जाती है, उस में आ चुका है कि सबसे कुछ भी नहीं होने वाला, ये लोग किसी भी हालत में उसको पैसे नहीं देंगे। इसी वजह से वो जो उदास होकर रास्ते में चल रही होती है। इस टाइम नोटिस करता है कुछ लोग हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं, ये दो बंदे हैं जिनके पास तलवार है, मतलब ये बैंडिट्स है। स्विंग इस टाइम पर इतना परेशान है कि बंदे को बिल्कुल नोटिस ही नहीं करती है। तभी कहीं से एक हाथ आता है, ये हाथ इस वुल्फ लेडी का है जो कि बोलने लगती है तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा गलत हुआ है, पिछले कुछ टाइम से मैं सीक्रेटली तुम्हारे पर नजर रख रही थी, मैंने सब कुछ देखा तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ। यकीन मानो जिस तरह फैमिली प्रॉब्लम्स को तुमने फेस किया है वैसी फैमिली प्रॉब्लम्स मेरे सामने भी थी, लेकिन उस टाइम पर मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ में मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तुमने सीधे तरीके से ट्राई करके देख लिया है, अब हम उंगली टेढ़ी करेंगे और जरूरत पड़ी तो उंगली तोड़ भी देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। अभी यहाँ पर खुले में बाहर गोना भी हमारे लिए कब्जे तक खतरनाक हो सकता है, इसलिए कहीं और चलते हैं किसी सेफ लोकेशन पर। इसके बाद हम एक स्पीयर को देखते हैं जिसके अंदर से खून बह रहा है। ये बंदा जूलोंग है जिसने इस स्पीयर की मदद से कब से लोगों को मार दिया है। अब ये बंदे कौन है ये तो आगे पता चलेगा। और फिर इसके बाद में हम स्विंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर चेंगली के सारे लोगों ने अपना अड्डा बना रखा है। अभी इस टाइम पर ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। गुफी इस टाइम पर चिल्लाते हुए कहने लगता है हमें अभी जाकर सू फैमिली को प्रोटेक्ट करके उनको पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है, आपके साथ में जो गलत भी हुआ इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। हम अभी के अभी पूरी सू फैमिली को खत्म कर देंगे, वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। धोखे की सजा यही होती है, खत्म कर देना। इसी से बाकी लोग उसे शांत करते हैं, उससे कहने लगता है नहीं हम ऐसे वहां पर अटैक नहीं कर सकते, वो सू फैमिली है, मतलब मिस स्विंग की फैमिली, और मिस स्विंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनकी फैमिली के जो भी लोग बचे हुए हैं उन सभी को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और सू फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाए। तभी एकदम सिंह बोलता है सबके सब एकदम शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने अब तक काफी सारा पैसा खर्च कर दिया है, हम पानी की तरह इस टाइम पे काफी सारा पैसा बाहर है और हमारे पास में काफी कम बचा है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी रास्ता नहीं निकला है कि जिसकी मदद से हम मास्टर चैंगली को उस जेल से छुड़ा सके। इसका मतलब अब केवल एक ही रास्ता है, हमें अंधाधुंध उस प्रिज्म के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, प्रिज्म को कब्जे में लेना पड़ेगा और फिर उन्हें छुड़ाना पड़ेगा, यही हम कर सकते हैं। तभी लियू भाई कहता है इसके अलावा मेरे पास में एक रास्ता है, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो मास्टर चैंगली को अभी तक मार नहीं रहे, मतलब उनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि वो जिंदा उनके लिए ज्यादा काम क्या है बजाय उनको मारने से, और मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम के अंदर वो उनको कहीं पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और वो ही हमारे लिए परफेक्ट टाइम होगा। जब वो उनको शिफ्ट कर रहे होंगे उसी टाइम पर हम उनकी प्रोटेक्ट करके उनको वहीं के वहीं से निकाल के ले जाएंगे और कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। इस तरीके से हमारा नुकसान थोड़ा कम हो सकता है और साथ में हमारे जितने चांसेस भी कब ज्यादा बढ़ सकते हैं। स्विंग बोलती है सच में हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, मतलब उसे काफी लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ेगा। नहीं मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती हूँ, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्दी जेल से छोड़ा लिया जाए। कैसा रहेगा हम इसके बारे में सिटी लॉर्ड से बात करें, वो कुछ कर सकता है क्या? लियू भाई बोलता है नहीं ये एकदम बेकार आइडिया है, सिटी लॉर्ड किसी भी तरीके से इस सबकी मदद करने वाला नहीं है। स्विंग कहती है भले ही वो अपनी मर्जी से नहीं माने, लेकिन अगर हम थोड़ी जोड़ों करेंगे तो शायद से वो मान सकता है। हम चैंगली के बाहर निकलने का वेट करने की बजाय उसके बाहर निकलने का वेट करता है। मुझे कहीं से पता चला है हर महीने की 20 तारीख को वो फिशिंग करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और यही हमारे लिए परफेक्ट मौका होगा। हम उसके प्रोटेक्ट करके उसे किडनैप कर लेंगे और फिर बाद में फिरौती की रकम के तौर पर चैंगली को छुड़ाने की बात करेंगे। मुझे यकीन है अपने लॉर्ड को बचाने के चक्कर में उनको चैंगली को छोड़ना ही पड़ेगा। सो इनका ये आइडिया बहुत ज्यादा शानदार होता है, सबके साथ तुरंत यहाँ कह देते हैं। मतलब ये आइडिया तो इतना शानदार है कि किसी को हाँ कहने की जरूरत नहीं है, लोग डायरेक्टली इसकी प्लानिंग के ऊपर काम करने लगते हैं। लिबाई बोलता है आज तारीख क्या है, दूसरा बंदा बोलता है आज 19 तारीख है, यानी इसका मतलब 20 तारीख कल है, कल ही वो फिजिकली निकलने वाला है और कल ही हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उस बंदे को कल किडनैप किया जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सिटी लॉर्ड के घर का सीन देखते हैं। वो दिन आ चुका है जब ये फिशिंग के लिए निकलने वाला है। ये सामने तरफ पूरे नजारे को देख रहा होता है, आसमान में काफी ज्यादा बादल है, बारिश शुरू होने वाली है जो कि फिशिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक सोल्जर के पास में आता है और उससे कहने लगता है आप तो देख ही सकते हैं मौसम खराब होने वाला है, यानी कि आज आप नहीं निकल पाएंगे। इस सोल्जर को यहाँ पर आना, उस इन्फॉर्मेशन को देना एक सिटी लॉर्ड के लिए अंदेशा की तरह होता है कि आज तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड बात को मानता नहीं है। वो उससे कहता है मैं तो जाके ही रहूंगा, ये मेरी इकलौती हॉबी है जिसे मैं किसी बात में छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे तो ये करना ही है। ये सुनकर सोल्जर समझ जाता है अब कोई रास्ता नहीं है, ये जाके ही रहेगा। फिर वो सही कहता है वैसे कोई है जो कि आपसे मिलने के लिए आया है,
ये सू फैमिली से बिलोंग करता है। ये सुनकर सिटी लॉर्ड थोड़ा किन्नस जाता है। वो आगे बोलता है, क्या बकवास है ये, वो लेडी बार बार मेरे पास ऐसे मिलने के लिए आती रहती है। जब देखो तो मुझे याद रहती रहती है कि मुझे चेंगली को मार के खत्म करना है, लेकिन मैं उसे इतनी जल्दी खत्म करना नहीं चाहता। ऐसा करो, उसके पास में जाओ, उससे कह दो कि मैं इस टाइम पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ और अभी उससे नहीं मिल सकता, और उसने जो काम मुझे करने के लिए दिया है वो आज रात को या फिर कल रात को मैं कंप्लीट कर दूंगा अपने तरीके से, दोबारा मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये सुनकर सोल्जर वन चला जाता है और फिर इसके बाद में एक पूरी सेना की टुकड़ी तैयार की जाती है सिटी लॉर्ड को उसकी फिशिंग एरिया तक लेके जाने के लिए। ये सब के सब उसकी पालकी के पीछे भागेंगे। जहाँ से अब हम सू फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लेडी थोड़ी सी परेशान है क्योंकि उसने अपने काम को कराने के लिए मोती दे दिया है, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं। इसके अलावा भी इसको लगातार भाग दौड़ करनी पड़ रही है, इसी वजह से इसके पैरों के अंदर बहुत ही दर्द हो रहा होता है। अपने जूतों को उतारते हुए ये अपने नए नौकर जुंगाई से बोलने लगती है, क्या तुम मेरे पाँव दबा सकते हो? मैंने सुना है जो लोग ताकतवर होते हैं वो मसाज भी कब्ज से कर पाते हैं। वैसे तो यहाँ पर जुंगाई को एक फाइटर के फॉर्म में लाया गया था, लेकिन ये लेडी उसको एक नौकर की तरह यूज कर रही है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहने लगता है, क्या ये बात मुझसे कह रही है मैं आपके पैर दबाऊं? लेडी बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं तुमसे कह रही हूँ, यहाँ पर तुम्हारे अलावा है ही कौन? मुझे यकीन है तुम इस काम को ठीक तरह से कर पाओगे, तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और वैसे भी क्या तुमने कहीं से सुना नहीं है, लेडीज की अच्छी तरह रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर तुम उनकी रेस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें हेवन के अंदर एक अच्छा स्थान मिलेगा। तो जल्दी से काम पे लग जाओ और मेरे पैरों को दबाना शुरू करो। जैसे फिर जुंगाई मान जाता है और अब की बार उसके पैरों के पास में आकर उन पैरों को दबाना शुरू कर देता है। जुंगाई के हाथों के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, वो जोर से दबाता है। लेडी चिल्ला कहती है, क्या कर रहे हो तुम? मेरे पाँव को तो बहुत ही दर्द हो रहा है। ये कोई आयरन का टुकड़ा नहीं है जिस तुम ऐसे जोर से दबा रहे हो, ये एक लड़की के पाँव है जो कि बहुत नाजुक होता है, इसमें लिमिटेड पावर का यूज करो। जुंगाई बोलता है, हाँ बिल्कुल मुझे बात पता है, मैं पहले भी अपनी मॉम के पाँव दबाया करता था, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आपके पाँव बहुत कमजोर है। इसी समय इस लेडी का एक और गंदा गेम शुरू हो जाता है। जाके बोलती है, तो अच्छा तो तुम अपनी मॉम के पाँव इस तरह दबाया करते थे, तो तुम मुझ में भी अपनी मॉम को देख सकते हो, तुम चाहो तो मुझे अपनी मॉम कह सकते हो। जिसको युंगाई थोड़ा शर्माने लगता है। लीडिया के सोचती है, अगर किसी तरीके से मैंने इसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया, अभी तो ये मेरे लिए पैसों के लिए काम कर रहा है, लेकिन अगर ये मेरे रिलेशन में आ जाता है, ये मेरी रेस्पेक्ट करने लगता है, तब तो कब्जा शानदार हो जाएगा। ये खुद को मरवा कर भी किस तरह मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और अगर इतना ताकतवर बंदा मेरे को प्रोटेक्ट करे तब तो मैं काफी पावरफुल हो सकती हूँ। वैसे तो मेरे पास में काफी सारी पावर आ चुकी है, मैं काफी अमीर हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये लालच बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा। मैं और पावरफुल बनना चाहती हूँ। जब मैंने एक बार से टेस्ट कर लिया है तो मुझे और चाहिए। यही सोचते हुए युंगाई के बालों से खेलने लगती है। वो उसको एक टॉय की तरह ट्रीट कर रही है। ऐसे ही खेलते हुए सोचने लगती है, तुम मेरे लिए एक परफेक्ट खिलौने हो जिसको मैं अपने तरीके से मन चाहे तरीके से काम करवा सकती हूँ। इसके बाद में हम तीसरी जगह सीन देखते हैं, यानी कि उस जगह का जब सारे बैंडिट्स हैं, सबके सब तैयार हो रहे हैं। एक बैंडिट भागते हुए उनके पास में आता है और उनसे कहता है, सिटी लॉर्ड अपने घर से निकल चुका है, फिशिंग पॉइंट की तरफ जाने के लिए हमें रास्ते पता चल चुका है। और फिर इसके बाद में सेंगजी की स्पीच शुरू होती है। वो इन सभी से बोलता है, तुम सभी को पता है ना ये चीज कितना खतरनाक होने वाली है। हम जिस मिशन पे जाने वाले हैं उस पर हमारा सामना कई सारे मिलिट्री सोल्जर से होने वाला है, जो कि हम पर पूरी ताकत से अटैक करेंगे, लेकिन हमें उन सभी से फाइट करते हुए सामने सामने उनसे फाइट करते हुए उनको किसी भी तरीके से इधर उधर भटकाकर सिटी लॉर्ड को चुराना पड़ेगा। अगर हम इस काम को करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तुम्हारे मास्टर चेंगली वो वहीं पर जेल के अंदर रह जाएंगे। ये बात तो सबको पता ही होगी कि मास्टर चेंगली ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कई बार अपनी जान को खतरे में डाला है, तो उनके लिए इतना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी के साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जो कोई भी मिशन के अंदर अपनी इच्छा से आना चाहता है वो मेरे साथ में आ सकता है, और जो कोई भी अभी भी रुकना चाहता है तो मेरे पास काफी सारे वाइन है, तुम वाइन पीकर आराम से मजे कर सकते हो। मैं वादा करता हूँ अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ में नहीं आता है तो मैं तुम्हारे साथ में एकदम भाई जैसे सुलूक करूंगा, और जैसे ही इस मिशन के अंदर कामयाब हो जाएंगे हम तुम्हें भी अपने साथ में लेके जाएंगे। तुम्हारा इस टाइम पर इस मिशन के लिए मना कर देना तुम्हारी कायरता को बिल्कुल प्रूफ नहीं करेगा। सेंगजी की स्पीच को वहां पर खड़े हुए सभी लोग आपस में सुन रहे होते हैं और सबके अंदर काफी जोश आता है। एक मतलब चिल्ला के बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कहते वो वाइन का कप जो कि वहां पड़ा होता है उसको जोर से तोड़ देता है। फिर बोलता है, हम ये वाइन तब पियेंगे जब मास्टर चेंगली को छुड़ा लेंगे और फिर साथ में बैठकर इसको एंजॉय करेंगे उनकी फ्रीडम की खुशी में। और जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक हमें से कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। जहाँ पर हम बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है, हम तुम्हारे साथ में हैं, चाहे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। सिंह जी कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें से किसी को भी पीछे हटने का मौका नहीं दूंगा। हो सकता है तुम्हें से कुछ लोग ऐसे हों जिनसे हम कभी तुम्हारी मुलाकात ना कर पाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। सिंह जी के तकनीक के साथ में मिशन शुरू हो जाता है। एक फायरवर्क ऊपर की तरफ भेजी जाती है, मतलब ये रॉकेट टाइप कुछ है जो कि आसमान जाकर जोर से फट जाता है, और ये शायद से एक बहुत ज्यादा बेकार पॉइंट था जो कि शायद से नहीं होना चाहिए था। सिटी लॉर्ड की भी इसके ऊपर नजर पड़ जाती है। कुछ बोलने लगता है, इससे कुछ क्या हो रहा है, दिन में कौन फटाके चला रहा है? इस टाइम पर तो अक्सर ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी सोल्जर्स को भी चीज पे शक होने लगता है। एक बंदा बोलता है, क्या हमें जागरण पे चेक करना चाहिए? दूसरा बंदा बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, शायद से ऐसे कोई लोग मजाक कर रहे होंगे। और इसी तरीके से सारे सोल्जर इतनी बड़ी चीज को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और सेंग जी का प्लान पूरी तरह बर्बाद होने से बच जाता है। इसके बाद सबके सब अपनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर बंदा जिकोंग एक घर की छत के ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके हाथ में उसके बो वगैरह है। एक अलग तरफ ये दोनों बंदे खड़े हुए हैं, तीसरी तरफ क्वीन मैन है और चौथी तरफ सेंग जी, गुफी और गुफी बाओ। गुफी बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो बोलने लगता है, हम यहाँ पर अभी तक इंतजार क्यों कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखने की क्या जरूरत है? सीधे इनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके सिटी लॉर्ड को चुरा लेते हैं। हमें बेकार में इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम जितना इंतजार करेंगे इनके लिए बचने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके पोर्ट के पास से पहुंच रहे हैं।
और जैसे ही पोर्ट से पहुंच जाएंगे, पोर्ट के आसपास में तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, वहां पर तो उसको चुरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिंह जी कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पोर्ट पे इस काम को कर पाना हमारे लिए एकदम नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं एकदम परफेक्ट बुकिंग इंतजार पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमें कम से कम 15 मिनट रुकना पड़ेगा, 15 मिनट बाद में हम इन पर अटैक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके समय बीता जाता है, सारे बैंडिट्स धीरे धीरे करके एकदम चुपके से सिटी लॉर्ड के पीछे पड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी नहीं जो कि सामने आया हुआ है, लेकिन सामने सिटी लॉर्ड जितने भी सोल्जर यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी के ऊपर पूरा एम कर रखा है। तभी हम नोटिस करते हैं दो बंदे हैं जो घोड़े पर बैठकर किस तरीके से लीव विलेज के अंदर घुसा है। इन बैंडिट्स को भी तक ये बात पता नहीं है। कुछ बैंडिट्स बोलने लगता है 15 मिनट हो चुके हैं, हमें शायद से अभी अटैक शुरू करना चाहिए। सिंह जी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अभी इनके ऊपर अटैक करो। इसी समय सिटी लॉर्ड जो कि आराम से अपनी पालकी के बैठा हुआ है, उसको किसी की जोर चलाने की आ जाती है। कुछ चला तो क्या लगता है इस पालकी को यहीं पे रोक दो, इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसी के साथ में सिटी लॉर्ड को होश आता है, वो सामने तो देखता है सारे सोल्जर पूरी तरह रेडी हो चुके हैं फाइट करने के लिए। वो अपने स्पीयर को सामने कर अटैक करने वाले बंदों को बोलने लगता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्या हरकत करने के लिए आए हो। इसके तुम देखते हैं ये बैंडिट्स नहीं है बल्कि वो जनरल है। जनरल क्यों, जिसको बैंडिट्स ने पैसे खिलाए थे, ये यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर आते चिल्लाते बोल लगता है मुझे सिटी लॉर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो बात मुझे अभी करनी पड़ेगी, इसी वजह से इस पालकी को यहीं पे रोको, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम बैंडिट्स का सीन देखते हैं। बैंडिट्स के कोई पहुंचा है, ये बटलर है जो कि इनसे कहने लगता है यहीं पे रुक जाओ, अटैक करने की जरूरत नहीं है। बटलर को यहाँ पे पहुंचना काफी अजीब चीज है क्योंकि बटलर को टोड विलेज छोड़ा गया था सब कुछ संभालने के लिए, ये यहाँ पर आया है, इसका मतलब टोड विलेज में कुछ गड़बड़ चल रही है। और इसे देखकर गुफी बाउस से बोलने लगता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे, क्या टोड विलेज में कुछ हुआ है। बटलर बोलता है हाँ कुछ हुआ है, कुछ बहुत अच्छा हुआ है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। हम जिस चीज के लिए अटैक करना चाहते थे वो चीज पहले हो चुकी है, मास्टर चैंगली पूरी तरह सेफ हो चुके हैं। इसके बाद बटलर पूरी बात बताता है कि चैंगली को असल में न केवल छोड़ा गया है बल्कि इसके अलावा उसको काफी चीजें मिल चुकी है, उसका प्रमोशन हो चुका है। जिसको सिंह जी को भी चौंक जाता है, वो कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो जेल के अंदर थे और जेल के अंदर उनका प्रमोशन कैसे हो गया। हमें तो पता चला है कि सिटी लॉर्ड उसको मारने की तैयारी में है, तो उसको प्रमोशन कैसे दे सकता है। बटलर बताता है ये चीज सिटी लॉर्ड ने नहीं की बल्कि योजाओ सिटी के किंग ने की है, ये सिटी भी उन्हीं के अंडर में आती है, उन्हीं ने ये प्रमोशन करवाया है। योजाओ सिटी के किंग ने न केवल उन्हें प्रमोशन दिया है बल्कि उनको एक अच्छी पोस्ट दी है, इसके अलावा काफी सारा पैसा दिया है, काफी बड़ा एक घर दिया है। सिंह जी और बाकी सबको अभी भी बटलर की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता है, उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। बटलर आगे बोलता है न केवल उनका प्रमोशन हुआ है बल्कि प्रमोशन तो हमें भी हुआ है, योजाओ सिटी के अंदर हमें भी कुछ न कुछ अच्छी पोस्ट मिलेगी। अभी तक पूरी तरह डिसाइड नहीं हुआ है कि किसको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, लेकिन हमारे विलेज मास्टर खुद से डिसाइड कर सकता है। योजाओ सिटी के किंग ने ये सारी पावर हमारे विलेज मास्टर को दी है कि वो कौन सी पोस्ट हमें देना चाहते हैं। वुल्फ लेडी बोलती है यानी कि इसका मतलब अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारी प्लानिंग जो कि हम अब तक कर रहे थे ये पूरी तरह बेकार हो चुकी है, बल्कि करने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसे ही छूट चुके हैं। बटलर बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, किंग ने डायरेक्टली उनको छुड़ा दिया है, तो उसके आगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। किंग उनको एक अच्छी पोस्ट देगा, जेल से छुड़ा देगा और वो सब कुछ देगा जो कि हमें हासिल करना था। मैं अपने साथ में जनरल क्यू को भी लेके आया हूँ जो कि सिटी लॉर्ड से बात करके उसको बता देगा कि चैंगली को छोड़ देना है, और फिर जैसे मास्टर चैंगली छूट जाएंगे उसके बाद में हमारा अच्छा टाइम शुरू होगा। यहाँ से अब हम कुछ देर बाद देखते हैं ये लोग दोबारा से अपने सेफ लोकेशन में पहुंच चुके हैं, जहाँ पर स्टम्पर भी सिंह जी काफी परेशान सा होता है। बटलर से पूछता है क्या हुआ, तुम अभी परेशान क्यों, थोड़ा डिसअपॉइंट से लग रहे हो। सिंह जी बोलता है हाँ थोड़ा सा हूँ, मुझे ये सब कुछ अभी पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा हमने थोड़ी देर पहले एक प्लानिंग की थी कि जैसे ही हम मास्टर चैंगली को छुड़ा लेंगे हम सबके साथ साथ बैठ के पियेंगे, और वो पीने का प्लान ही बेकार हो गया। ये सुनकर वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब सिंह जी को घूर के देखने लगता है और सब चल जाता है कि सिंह जी को एक लोअर रैंक का स्ट्रेटेजिस्ट क्यों कहते हैं। यहाँ से हम दूसरी साइड इस सिटी लॉर्ड को देखते हैं जिसके सामने जनरल खड़ा हुआ है। उससे कहने लगता है मैं आपके पास में एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, योजाओ सिटी के किंग ने हम को यहाँ पे भेजा है, वो चाहता है कि चैंगली को छोड़ दिया जाए। सिटी लॉर्ड कहता है क्या कह रहे हो तुम, हम चैंगली को छोड़ दें, वो एक बहुत बड़ा माउंटेन बैंडिट है, हम उसको पकड़ने में बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल कर पाए, अगर हमने अब की बार से छोड़ दिया तो दोबारा उसको पकड़ पाना कुछ तो मुश्किल हो जाएगा और वो दोबारा से अपनी सारी कारस्तानी शुरू कर देगा, हमारे नाक में दम करके रख देगा। जनरल बोलता है उसको जो कुछ भी करना है वो उसे करने दो, अब तो योजाओ सिटी के किंग के अंडर में आता है, तो इसका मतलब अब वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता, आप भी कुछ करने से नहीं रोक सकते, उसकी मर्जी जो कि वो करेगा। और एक और बात, जब ये नियम हमारे किंग ने बना दिया है तो उसके ऊपर आप किसी तरह सवाल नहीं उठा सकते। अगर उन्होंने कहा है कि चैंगली को छोड़ दो तो उसको छोड़ दो, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, आपको उन्हें छोड़ना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता आप केवल एक सिटी लॉर्ड है, और एक केवल सिटी लॉर्ड होते हुए भी आप योजाओ सिटी के किंग की इन बातों को टालना चाहिए। ये सुनकर सिटी लॉर्ड की पसीने छूटने लगता है, वो सोचने लगता है मैं पहले ही उस लड़की सू से वो मोती सा चीज ले चुका हूँ, वो मोती कब तक कीमती था, वो दोबारा से मेरे पास में आ जाएगी उसे मांगने के लिए, अगर मैंने चैंगली को नहीं मारा तो, और वही अगर मैंने उनकी बात को टाल दिया तो वो किंग आ जाएगा मुझे मारने के लिए। मैं क्या करूं, वैसे तो मेरे लिए डिसीजन काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस डिसीजन को अपने पक्ष में रखना चाहता हूं, मुझे कुछ सोचना चाहिए। इससे पहले कि कुछ सोच पाता जनरल दोबारा चिल्ला के बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, तो मैं सोच रहे हो कोई भी ऑप्शन नहीं है, किंग ने कह दिया है उनकी बात को मानो। इसके बाद बिल्कुल वैसा ही किया जाता है, ये लोग यहाँ सीधे जेल के अंदर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर जनरल और सिटी लॉर्ड दोनों जेल के अंदर घूम रहे होते हैं। यहाँ इस जगह पर जेल की हालत काफी खराब सी होती है, इस जगह जनरल बोलता है कहीं यहाँ पर उसे कुछ ना हो जाए, वो चैंगली तुमने उसको इतनी गंदी हालत के अंदर रखा हुआ था, अगर उसे कुछ भी हो गया, उसकी जान चली गई तो ध्यान रखना तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। सिटी लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल मैं इस बात तो जानता हूँ,
मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों को छोड़ा है उन सभी से कहा था कि उसके साथ में एकदम नरमी से पेश आए। मुझे यकीन है वो कम से कम जिंदा तो हो गई। ये कहते सिटी लड़के पसीने छूट रहे होता है। वो मन में सोचने लगता है कि उसके साथ में ज्यादा गंदा बिहेव ना किया गया हो। मैंने तो सबसे कहा था कि उसको बुरी तरह तोड़ फोड़ देना, कहीं वो मर गया होगा तो मेरी जान चली जाएगी। चेंगली, काश मैंने तुम्हारे बारे में जितनी भी कहानी सुनी हो वो सब कुछ एकदम सही हो। तुम कब से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तब तो यहाँ पर सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद हम चेंगली को देखते हैं जो कि इस जगह पर आराम से मजे कर रहा होता है। जिन लोगों को चेंगली को परेशान करने के लिए भेजा गया था वो आराम से बैठकर चेंगली की बातों को सुन रहे हैं। चेंगली सभी को उपदेश दे रहा है। उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी नॉलेज इकट्ठा किया है, जो कुछ भी उसने कहानियां बनाई है और इसके अलावा जितने भी कांड किए हैं वो सब के सब इन लोगों को बता रहा होता है। और ये लोग सारे के सारे इस कहानी को सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सबके सब चेंगली की बात को एकदम ध्यान सुन रहे हैं। यहाँ पर इस जगह पर चेंगली वैसे तो एक जेल कैदी की तरह है, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ पर उसको एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, उसके लिए काफी अच्छा खाना लाया जाता है। और उसको देखकर चेंगली कहता है ये खाना इतना भी कुछ खास अच्छा नहीं है। वैसे तो ये खाना काफी शानदार है, किसी जेल कैदी को इस तरह खाना कभी नसीब नहीं होता। लेकिन चेंगली इसको देखकर भी बोल देता है हमेशा तुम ये सेम खाना लेके आ जाते हो, इस बार कुछ अलग लेके आओ। वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, जैसे आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, आपका ऑर्डर हम मानेंगे। मतलब सच में यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब के सब चेंगली की बातों से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उसकी हर एक बात को मान रहे हैं। और यहाँ पर इस जगह पर अगर चेंगली कुछ भी कह दे रहा है तो उसकी तारीफ हो रही है कि वाह कितनी अच्छी बात कह दी तुमने, क्योंकि चेंगली की नॉलेज भी ज्यादा है। जब सिटी लॉर्ड ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा होता है तो इस सोल्जर के पास में जाता है जो कि ऑर्डर ले रहा था। उससे पूछता है यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। सोल्जर बोलता है आपने तो कहा था इसकी जिधर खरीदारी करना, तो हम तो बिल्कुल वही कर रहे हैं, इससे ऑर्डर ले रहे हैं। ये जो कुछ भी खाने के लिए मांगता है हम उसको खाने के लिए दे देते हैं। सिटी लॉर्ड बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, खातिरदारी का मतलब होता है इसको बुरते परेशान करना, इसको बुरते से पीटना, जितनी भी गंदी हरकतें तुम सब कर सकते हो वो सारी गंदी हरकतें करना। खातिरदारी मतलब ये नहीं होता कि तुम उसके लिए ये सब कुछ खाने पीने की चीजें लेके आओ, वो कोई होटल के अंदर नहीं बैठा है। तुम सबके सब एक नंबर के बेवकूफ हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी सेना के अंदर मैंने इतने बेवकूफ लोगों को क्यों शामिल कर रखा है। इसके बाद सिटी लॉर्ड चेंगली से बोलता है वैसे बड़ी तुम काफी लंबे टाइम से यहाँ पर कैद हो, मुझे यकीन है तुम्हें ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई होगी ना। यहाँ पर मेरे सोल्जर्स ने तुम्हारा खूब ध्यान रखा है। मैंने उन सभी से कहा था, तुमने भी सुना ना, मैंने इनसे कहा था तुम्हारी अच्छे से खरीदारी करे, इन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तुम्हें यहाँ पर इतना अच्छा ट्रीट मेरी वजह से किया जा रहा है क्योंकि मैंने कहा था। चेंगली कहता है क्या कह रहे हो तुम, काहे का अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, मुझे जगह बंद करके रख दिया है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर जनरल क्यू सोचने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पर इस जेल के अंदर ये सब खाने पीने को मौज उठा रहे हो। इस तरह देखा जाए तो तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। मुझे खुद को इधर उधर भटकना पड़ता है, उसके बावजूद भी इतना अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। जो मिलता है रूखा सूखा वही खाना पड़ता है। इसके बाद चेंगली की पूछता है वैसे ये बताओ तुम हो कौन। असल में चेंगली ने सिटी लॉर्ड को पहली बार देखा है। जनरल बताता है ये यहाँ का सिटी लॉर्ड है जो कि यहाँ पर आपको छुड़ाने के लिए आया है, इसको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आपको छोड़ दिया जाए। सिटी लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ, मैं आपको एक सेकंड भी यहाँ पर जेल के अंदर नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर आप कितने परेशान हुए होंगे। मास्टर चेंगली मुझसे बिल्कुल भी आपका दर्द देखा नहीं जा रहा। चेंगली कहता है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, क्या तुम मेरे कोई दोस्त हो जो तुम मेरे साथ में इस तरह से बात कर रहे हो। सिटी लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके सारे कारनामे मैंने सुने हुए हैं कि आपने किस किस तरीके से कितने लोग खत्म किया था। आपसे मिल पाना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मैं आपको अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है फैंग बोरशैन, प्लीज आप मेरे नाम को हमेशा याद रखना। फिर जल्दी से पास में खड़े सोल्जर से बोलता है तुम यहाँ पर अभी तक खड़े क्यों, जल्दी से इस जेल को खोलो, इनको यहाँ से बाहर निकालो। मैं नहीं चाहता हूँ ये एक और सेकंड यहाँ पर अंदर रहे। जिस सुनने के साथ वो सोल्जर बिल्कुल वैसे करता है। तभी चेंगली अगली डिमांड आती है। वो बोलता है मेरे साथ के 3 और बंदे हैं जिनको तुमने यहाँ पर कैद रखा हुआ है, इनको भी यहाँ से बाहर निकाल दो। ये लोग जहाँ मेरा अच्छा टाइम पास कर रहे थे, मेरी कहानियों को सुन रहे थे। सिटी लॉर्ड कहता है हाँ ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे हो जाएगा। और इसी तरह चेंगली ने खुद को तो छुड़ाए, साथ में 3 बंदे और जो क्या पहले से कहते हैं उनको भी छुड़ा लिया। इसके कुछ देर बाद हम चेंगली को इस जेल के बाहर देखते हैं। सिटी लॉर्ड चेंगली को बताने लगता है कि ये जो सिटी किंग ने डायरेक्टली तुम्हें प्रमोट कर दिया है, अब तुम उनके 2 एडवाइजरों में से एक हो, इसलिए तुम उन्हीं के साथ में उनके महल के अंदर जाके रह सकते हो। तुम्हारी पोस्ट काफी ज्यादा ऊंची हो चुकी है, तुम काफी ज्यादा सम्मानित हो चुके हो। वैसे तुमने ये किया कैसे, और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ जेल के तुम्हारे साथ में इतना अच्छा सुलूक कैसे किया जा रहा था। मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि मेरे जेल का जेलर इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकता है कि मैं उसको खरीदारी करने के लिए बोलूं और वो तुम्हारा इस तरह सेवा करने लग जाए। ये सुनकर चेंगली अंगड़ा लेते हुए लगता है मुझे क्या पता, वो तुम्हारा जेलर है, तुम उससे पूछ लो। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए वफादार नहीं है, लेकिन मेरे लोग मेरे लिए काफी ज्यादा वफादार है। इसके बाद सिटी लॉर्ड जेलर से पूछता है जेलर मुझे सच बताना तुम्हें कितने पैसे मिले हैं, तुमने इस कुछ पैसों के लिए किया है ना, तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम मेरी बातों समझ ना पाओ। अगर तुमने अक्टूबर कोई भी झूठ बोलने की कोशिश की और मुझे कहीं और से पता चल गया तो तुम देख लेना तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। जेलर बोलता है यस बॉस, मुझे थोड़े से पैसे मिले थे। सिटी लॉर्ड बोलता है ठीक है तुम्हें तो पैसे मिले ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को क्या, बाकी लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश क्यों नहीं की। मैंने तो सबको कहा था, कोई ऐसा तो नहीं इस बंदे ने सबको खरीद लिया। मैं देखना चाहता हूँ किस किस को टोड विलेज की तरफ से पैसे मिले, उन सभी को मेरे सामने इकट्ठा करो। सिटी लॉर्ड की इस बात को सुनने के बाद में सबको उस जगह पर इकट्ठा किया जाता है जिस जिसको टोड विलेज से पैसे मिले। इस जगह पर काफी बड़ी भीड़ लग जाती है, छोटे बच्चों से लेकर काफी ज्यादा उच्च ऑफिसर्स तक सबको टोड विलेज की तरफ से पैसे मिले ताकि चेंगली के साथ में जेल के अंदर काफी अच्छा सलूक करे। ये देखकर सिटी लॉर्ड काफी गुस्सा आता है, उनसे भी चिल्ला के बोलने लगता है टोड विलेज के लोगों ने तुम सभी को पैसे खिलाए और तुम में से किसी ने मेरे पास आके बताया नहीं कि वो तो लोग तुम्हें पैसे खिला रहे हैं। ये टोड विलेज कब से
से इतना अमीर हो गया, एक छोटे से खानसामे से लेकर एक बहुत ऊंचे ऑफिसर तक सब कुछ ना खरीद लिया। क्या सच में उनके पास में इतना पैसा है? और ये सब कुछ उन्होंने केवल इसलिए किया ताकि उनके मास्टर के साथ में जेल के अंदर एक अच्छा सलूक किया जाए। केवल इतनी चीज के लिए वो इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। इसके बाद में हम सिटी लड़े घर का सीन देखते हैं। चैंगली इस टाइम गर्म पानी के अंदर नहा रहा है और फिर वहां से बाहर निकलता है। उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं। पहले वो जेल के कपड़ों में था और अब ढंग के कपड़े, एक नोबल कपड़े पहनने के लिए दे दिए गए। और फिर इस तरीके से पूरी तरह तैयार होने के बाद में वो जनरल से कहने लगता है, ये कपड़े तो काफी शानदार है, इनको पहनने के बाद में काफी शाही फीलिंग आ रही है। जनरल कहता है, वैसे चैंगली मुझे तुमसे एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है। चैंगली कहता है, हाँ बताओ क्या काम है। जनरल बोलता है, मेरे पास आपके लिए एक और बहुत खास रिवॉर्ड है। ये रिवॉर्ड उनसे भी खास है। इसके तुम चैंगली से देखने लगता है, ये असल में एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि चैंगली को एक हायर अथॉरिटी दे दी गई है। लेकिन चैंगली को एक अजीब चीज देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ पर असल में एक मेंढक है जिसको एक तख्ते पर बैठाया गया है और ये मेंढक यहाँ पर टोड ब्लीचिंग इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।